बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन अपना रनडाउन सबसे पहले मैं आपको पेश करूंगा, जिसमें मैं 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। और मेरी सबसे पहली जो है बात वो है, शुरू होगी वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और गंडापुर साहब के बारे में अगर आप गौर करें तो बहुत से शुकूक व शुबात जो हैं वो आते हैं, मगर हमेशा गंडापुर साहब साबित करते हैं कि वो PTI के साथ लॉयल हैं। इसके साथ दूसरे पार्ट में मैं आपको लेके चलूंगा फ़लस्तीन के ऊपर, जहां पर फिर 84 के करीब अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। जबकि आखिर में मैं आपको तीसरी अपनी टॉप स्टोरी जो दूंगा वो होगी फिल्म स्टार नरगस के साथ क्या तशद्दुद हुआ है और उसका अंडरवर्ल्ड से क्या है तल्लक। एक्सक्लूसिव स्टोरी में एक ब्रेकिंग बात भी आपको बताऊंगा कि ये सारी कहानी जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसका इनसाइडर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाता हूं मेहमानों के साथ। मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, जहां से मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगा। और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अजहर सदीक साहब, माहिर कानून हैं, बहुत बड़ा नाम है और PTI की तरफ से दबंग वकील करार दिए जाते हैं। अक्सर प्रोग्रामों में झगड़ा भी कर लेते हैं। उम्मीद है आज मेरे साथ झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ इख्तियार वली साहब नून लीग की तरफ से है और वो भी किसी बड़े को तारफ के मुताज नहीं, एक बड़ी शख्सियत है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं माहिर कानून अजहर सदीक भाई से। अजहर सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। झगड़ा मैं नहीं करता, लोग करते हैं। नहीं अजहर सदीक साहब, अब आपके से ना कुछ एंकर डरना शुरू हो गए हैं कि जनाब आप प्रोग्राम में जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। क्या वजह है वैसे गुस्से में आने की? अच्छा, गुस्से में नहीं आना, बस मेरा स्टाइल यही है। मैं जरा लाउड, आवाज मेरी बहुत ज्यादा है, जानदार है। आपको पता है, आप तो मुझसे लॉयर्स मूवमेंट में रहे हैं। मुझे माइक के बगैर, यानी माइक की तो जरूरत नहीं पड़ती थी लॉयर्स मूवमेंट में, आप लोगों को अंदाजा है। वो दूसरा समझता है पता नहीं मैं तो गुस्से में हो रहा हूँ, गुस्से में मैं नहीं होता। मैं तो देखे ना, मेरा ये स्टाइल है, फोटो के अंदर भी स्टाइल है। मैं तस्लीम करता हूं कि अजहर सदीक साहब का स्टाइल गुड है, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम का आगाज एक सवाल से करना चाहूंगा। अजहर सदीक भाई, चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। एजेंडे में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी पर भी गौर किया जा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत तो अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही है। आप वकील हैं, आप क्या समझते हैं, राय दें। देखिए बात तो बड़ी वाज़ेह है ना। अब जब तक आईनी प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गैर आईनी गो के हम नहीं मानते इस आईनी तरमीम को, हम वकला तंजीमों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, मुनीर मलिक साहब को बकायदा उसका सरबराह मुंतखब कर ली। ये और ये जरा ज़हन में रखना है कि ये उस वक्त भी 2007 में जब लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान बार काउंसिल या बाकी बार काउंसिल्स हमारे साथ नहीं थी वो। और हाँ, हम अदलिया की आज़ादी के लिए जब हमने ऐलान कर दिया है बाकायदा वकला तहरीक का भी, और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और कई सियासी जमातें भी इस तहरीक में हिस्सा होंगी। और वो बुनियादी वजह एक ही है। एक तो 26वीं तरमीम के हवाले से हमने आज मुतालबा कर दिया, मुतालबा बहुत बड़ा है हमारा। अजहर सदीक साहब ने तो सीधा ही कह दिया है कि हम अदालतों के जरिए जनाब पीर वाले दिन दम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं और ऊपर से गंडापुर साहब आ रहे हैं। ये क्या नून लीग इसको किस नज़र से देख रही है? पहले अजहर सदीक साहब की सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं अपना सवाल भी कर लेता हूँ। जी सर, जरा आप अपना जरा सवाल रिपीट कीजिए, बीच में आवाज आपकी गायब हो इख्तियार गई भाई, थी। मैंने आपसे कहा कि मेरा सवाल जो है वो मैं आपसे करता हूं, लेकिन आपने सारी गुफ्तगू अजहर सदीक भाई की सुनी है, जो उन्होंने फरमाया है कि इस वक्त मंडे से अदालतों में हम जा रहे हैं और दम मस्त कलंदर हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने फरमाया KPK वजीर आला जो हैं वो भी आ रहे हैं अब एहतजाज के लिए। तो ये 2 चीज़ें जो भाई ने बताई हैं अजहर सदीक ने, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? फिर आगे चलते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं तो मुझे तो इनकी बातों पे ज्यादा ट्रस्ट अब इसलिए नहीं रहा कि ये तो जब से इलेक्शन हुआ है ये द मस्कल अंदर और बी जमालो वाला प्रोग्राम में इन्होंने शुरू किया हुआ है।
लेकिन ना कभी दमश्क के अंदर इनका हुआ, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ अता पता लगता है, बल्कि ये तो अजीब सा ट्रैक रिकॉर्ड लेकर चल रहे हैं। आजकल जो इनके हालात हैं, जिसको पाकिस्तानी कौम अपनी नजर से देखती है, तो वो ये है कि ये कह रहे थे कि हमारा कप्तान थे मुर्शिद जी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि ये जो मुर्शिद है आपका, ये तो हेरा फेरी से पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया था और उधर ही ऐसी गुंजाइश होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा बंदा हमारा चांसलर बन जाए। फिर उसके बाद देखें कि ये लोग कह रहे थे कि हम इनकलाब लेने आ रहे हैं। हमने को बड़ा समझाया कि शंघाई तंजीम का इजलास हो रहा है, ये बाज नहीं आए, इन्होंने अपने जो एहतजाज की कालें दी। फिर आपने देखा कि वो गायब हुए, जो अली अमीन गंडापुर साहब का आपने नाम लिया, वो गायब हो गए। और गायब होने के बाद फिर उसको दुनिया ढूंढती रही, यहाँ तक के इनकी पार्टी ने, ये इतने झूठे लोग हैं, इतना झूठा बयानिया ये चलाते हैं कि उमर अयूब क्या, असद कैसर क्या, शानदाना गुलजार क्या, ये मेरे भाई अजहर सदीक क्या, तो बाकी पूरी पार्टी ये ऐसे नोहा कना थी कि जी यार मैं माफी चाहता हूँ इख्तियार भाई, आप मेरे भाई अजहर सदीक को झूठा ना कहें यार, बाकी बात तो ठीक है आपकी सारी। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं एज अ होल कह रहा हूँ कि मतलब जो झूठा बयानिया गढ़ा गया कि रियासत ने रियासत पर हमला किया और रियासत ने एक वजीर आला को अगवा कर लिया है। तो मुझे बताइए फिर वजीर आला कहाँ से बरामद हुआ? वो जो 12 जिलों का सफर उसने किया, खारिया से घूम कर आया है, वो पेशावर असम्बली में पहुंचा है, तो ये खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही अगवा हो जाते हैं, खुद ही बाजियाब। आप ये बताएं कि पीर वाले दिन ये हामिद खान साहब, अजहर सदीक साहब कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट से रिलीफ इनको मिलने के कितने इम्कान है? आपकी निगाह क्या है? अगर आप सुन लें, मैं 1 मिनट में आपको सारी बात समझा देता हूँ। एक तो ये लोग आजकल ये अमेरिका में कुछ कांग्रेसमैन हैं, इनके लिए खत शत लिख रहे हैं बड़े, तो समझ नहीं आ रही थी। ये तो इस कौम को अमेरिका से, उसकी गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए निकले थे और एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते थे। अब वहां से उनके लिए आज़ादी, वो आएंगे इनके। इख्तियार भाई आपकी ये बात तो मैं मान लेता हूं, लेकिन ये बताएं कि क्या किसी की बिजली बंद करना ये मुनासिब है? खोसा साहब कहते हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीत गया तो इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, फिर वो बाहर निकल के अमरीकी गुलामी से इस कौम को आजाद करेंगे। बिजली बंद करना कोई जो है वो ऐसे किसकी बंद हुई है मुझे नहीं पता, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। उसकी बिजली किसने बंद की है, कब बंद हुई है? अली मीन गंडापुर कह रहा सर, मैं तो नहीं कह रहा। ओ छोड़े जी, आप अली अमीन गंडापुर की बातों को सीरियस मत लिया करें। उसकी बातों को अपनी पूरी असेंबली सीरियस नहीं लेती है। उसके घर में उसकी घर वाले जो है उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते, उसकी पार्टी वाले सीरियस नहीं लेते हैं। ये कहता है कि एहतजाज होगा, पार्टी वाले कहते हैं वो ये फिर छुप जाएगा। आप उनकी बातों को इतना क्यों सीरियस मैं नहीं लेता हूं, उनकी बातों को सीरियस मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर वो मेरी हुकूमत पर इल्जाम लगाए और वो सीएम हो तो फिर क्या करूं? फिर क्या करूं ये बता दें। सीएम तो जी देखे, इसका जवाब मेरे से ले। आता हूं जी, आपके पास आता हूं। देखिए मैं बात आता हूं आपको। सीएम तो आपने बचत सका की हुकूमत देखी थी, अफगानिस्तान में आई थी और एक दिन में उन्होंने अपना एक वो भी बना लिया था, एक चमड़े का सिक्का भी बना लिया था। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 11 सालों से बचत सका की हुकूमत है, जिनके अपने हेलीकॉप्टर मुरम्मत के लिए रूस गए हुए हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर को ठीक करके वहां से वापस नहीं ला सकते। वो कहते हैं जी हम PIA की बोली में शरीक होंगे। ठीक कह रहे हैं इख्तियार भाई, आप ठीक कह रहे हैं। अजहर सदीक भाई मैं आपको मौका देता हूं, आप तो हेलीकॉप्टर वाली बात भी सुन ली आपने और आपका बयानिया भी PTI का झूठा है, ये मेरे भाई कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करें। अच्छा देखिए मैं बताऊं, आप तारीखी तौर पर तो आपको पता है ना, पेट फाड़ के निकालेंगे भाई। झूठे तो देखे ना, झूठे मैं नहीं, कोर्टों ने डिक्लेयर किया हुआ है झूठे इनको, हमारा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घर में तो वैली उन लोगों की है ही नहीं, घर में तो याद होगा ना, वो घर में कोई वैली हो, वो बेचारे घर से इनको निकाल देते हैं, वो आकर बैठ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, या वो नवाज शरीफ आजकल लंदन अमेरिका गया हुआ है, वो अमेरिकी गवर्नमेंट से आशीर्वाद लेने के लिए
कि हमने इन चीजों को आगे लेकर चलना है, हमने इस मुल्क में आगे की तरफ लेकर चलना है, वो सारी चीजें जितनी भी है ना, झूठ और सर्टिफाइड झूठ, तो ये सारा कुछ कह चुकी हैं। हमें तो भाई अदालतों ने सादिक और अमीन कहा था, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। आज तक मनी ट्रेल कोई नहीं आ सका। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पार्लियामेंट को सामने रखते हुए ना, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में छेद किए, इन्होंने इतने बड़े बड़े छेद किए, आईने पाकिस्तान 1973 तोड़ा। अब जब देख लिया ना कि जनाब 2.5 सालों से तो ये यार इमरान खान का बयानिया तो मान नहीं रहा, जब अवाम तो इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो आप चले गए अमेरिका बहादुर के पास। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आप ठीक हैं, आपकी बातें दुरुस्त हैं, इख्तियार वली खान साहब की बातें भी दुरुस्त हैं, लेकिन अगर वो करप्ट है या वो करप्ट है, और भाई पाकिस्तानी अवाम को करप्शन से पाक सियासतदान चाहिए, वो कैसे मिलेंगे? दुआ अल्लाह से ही है कि या अल्लाह मेरे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे सियासतदान दे फिर जो इस तरह की गुफ्तगू एक दूसरे पर इल्जामात ना हो। फिर क्या करूं ये बता दें। सीएम तो जी देखे, इसका जवाब मेरे से ले। आता हूं जी, आपके पास आता हूं। देखे मैं बात आता हूँ आपको। सीएम तो आपने बचत सका की हुकूमत देखी थी, अफगानिस्तान में आई थी और एक दिन में उन्होंने अपना एक वो भी बना लिया था, एक चमड़े का सिक्का भी बना लिया था। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 11 सालों से बचत सकर की हुकूमत है, जिनके अपने हेलीकॉप्टर मुरम्मत के लिए रूस गए हुए हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर को ठीक करके वहां से वापस नहीं ला सकते। वो कहते हैं जी हम PIA की बोली में शरीक होंगे। ठीक कह रहे हैं इख्तियार भाई, आप ठीक कह रहे हैं। अजहर सिद्दीक भाई, मैं आपको मौका देता हूं, आप तो हेलीकॉप्टर वाली बात भी सुन ली है आपने, और आपका बयानिया भी PTI का झूठा है, ये मेरे भाई कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करें। अच्छा देखिए, मैं बताऊं, आप तारीखी तौर पर तो आपको पता है ना, पेट फाड़ के निकालेंगे भाई। झूठे तो देखे ना, झूठे मैं नहीं, कोर्टों ने डिक्लेयर किया हुआ है झूठे इनको, हमारा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घर में तो वैल्यू उन लोगों की है ही नहीं, घर में तो याद हो ना, वो घर में कोई वैल्यू हो, वो बेचारे घर से इनको निकाल देते हैं, वो आकर बैठ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, या वो नवाज शरीफ आजकल लंदन अमेरिका गया हुआ है, वो अमेरिकी गवर्नमेंट से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमने इन चीजों को आगे लेकर चलना है, हमने इस मुल्क में आगे की तरफ लेकर चलना है, वो सारी चीजें जितनी भी है ना, झूठ और सर्टिफाइड झूठ, तो ये सारा कुछ कह चुकी हैं। हमें तो भाई अदालतों ने सादिक और अमीन कहा था, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। आज तक मनी ट्रेल कोई नहीं आ सका। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पार्लियामेंट को सामने रखते हुए ना, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में छेद किए, इन्होंने इतने बड़े बड़े छेद किए, आईने पाकिस्तान 1973 तोड़ा। अब जब देख लिया ना कि जनाब 2.5 सालों से तो ये यार इमरान खान का बयानिया तो मान नहीं रहा, जब अवाम तो इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो आप चले गए अमेरिका बहादुर के पास। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आप ठीक हैं, आपकी बातें दुरुस्त हैं, इख्तियार वली खान साहब की बातें भी दुरुस्त हैं, लेकिन अगर वो करप्ट है या वो करप्ट है, और भाई पाकिस्तानी अवाम को करप्शन से पाक सियासतदान चाहिए, वो कैसे मिलेंगे? दुआ अल्लाह से ही है कि या अल्लाह मेरे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे सियासतदान दे फिर जो इस तरह की गुफ्तगू एक दूसरे पर इल्जामात ना हो। पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक बेहतर करे। लेकिन नाज़रीन, मैं जा रहा हूं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आऊंगा तो एक बड़ी स्टोरी के साथ आऊंगा, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि पैलेस्टाइन इसराइल क्या कहानी है। ये 84 अफराद फिर मेरे शहादत का रुतबा हासिल करने में कामयाब हुए हैं, और मेरे खसूसी मेहमान जलाल महमूद साहब हैं, जो तर्जमान है गजा के, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है, जिन्हें बहुत रिक्वेस्ट करके मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा एक ब्रेक के बाद। चलते हैं ब्रेक पर, शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मेरे प्रोग्राम के सेकंड एपिसोड शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको लेके चल रहा हूं पैलेस्टाइन की सूरत हाल पर। फ़लस्तीन में इसराइल की एक मरतबा फिर हुई है बमबारी, 50 बच्चों समेत 84 अफराद शहीद हो गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही नाजरीन, मैंने ये टॉपिक कहा था अपने प्रोड्यूसर उमर बशीर को कि ये ना रखे, मुझसे ये होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मैं जब छोटा था तब से ये जनाजे मैं टीवी पर देख रहा हूँ। कितने जनाजे हम उठा चुके हैं, OIC मजम्मत, पाकिस्तान की मजम्मत, रैलियाँ, नारे, आज़ादी, कब तक वो मारता जा रहा है, हम शहीद होते जा रहे हैं, हम लाशें उठाते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक ये लाशें उठाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त शख्सियत मेरे साथ चूँकि मौजूद है, तर्जमान गजा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट आदमी है,
और जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई, लाशें उठाते तो हमें बहुत सदियां बीत गई हैं, बहुत पुरानी बात हो गई है। अब ये दहाइयों की बात हो गई है। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? आज भी 84 अफराद शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? क्या हो रहा है ये? इस पर कुछ रहनुमाई फरमाएं मेरी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, आज मैं आपके सवाल का जवाब एक मुख्तलिफ अंदाज में देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है। इस वक्त गज़ा का सूरत हाल ये है, अगर देखा जाए तो गज़ा के अवाम के ऊपर चारों तरफ से नहीं बल्कि 6 तरफ से, राइट लेफ़्ट, सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, इनके ऊपर मौत बरसाया जा रहा है। आप यकीन करें, अगर मैं कहूँ कि आसमान की तरफ से भी मौत पर इनके ऊपर बरसाया जा रहा है। इसराइल की जंगी तैयार है। ज़मीनी जो हमले हैं, राइट और लेफ़्ट का मेरा मतलब ये था कि इनके जो इसराइल के जो ज़मीनी हमले हैं, और जो सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ज़्यादातर जो इस आज की तारीख़ में जो शहादतें हुई है सुबह से लेकर अब तक के, वो बच्चे हैं। और अभी भी एक ख़बर तकरीबन चंद मिनट पहले मेरे पास आया, अभी यकीनन इंटरनेशनल मीडिया में आया नहीं होगा, कि जहां पोलियो कतरा के पिलाने के सेंटर्स बनाया गया है, वहां पर भी एक सेंटर के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें 3 बच्चे शहीद हुए हैं जो पोलियो के वैक्सीन के लिए जा रहे थे। इस वक्त सूरत हाल शहजाद साहब, अगर मैं कहूँ क़यामत सुग़रा, शायद मेरे अल्फाज कम हैं। करबला सानी है तो ये भी शायद मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। यकीन कीजिएगा, इस वक्त मेरी आवाम को ऊपर तरह तरह की मौत मुसल्लत किया जा रहा है। बमबारी का, फायरिंग का, भूख प्यास। मेरी आवाम ख़ास तौर पर इस वक्त शमाली गज़ा में बात करूँगा ज़्यादा, क्योंकि शमाली गज़ा के अंदर इस वक्त शहजाद साहब आप यकीन करें, एक पानी का घूंट तक नहीं है, एक पानी का घूंट तक नहीं है। क़यामत सुग़रा के मनाज़र है शहजाद साहब। बस अस्तगफुरुल्लाह जलाल साहब, आपकी बातें जो है वो बर्दाश्त से थोड़ी सी बाहर हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझ समेत पूरी दुनिया अफसोस है, इस पर खामोश है। क्यों है जलाल भाई? सर, खामोशी का तो वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि ये एक इसराइल है और इसराइल अमेरिका का बेटा है। सर, सीधी सीधी बात है, बिला वजह मैं घुमा फिरा के आपको जवाब दे दूँ। हम तो कहते हैं, हमारे जो फ़लस्तीनी का एक बड़ा मशहूर जुमला है, वो यही है कि इसराइल को बेदा करने वाला बरतानिया थे और बालने वाला इनका बाप जो था, जो है वो अमेरिका है। कौन है सर अमेरिका से पंगा लेने के लिए तैयार है? किस में हिम्मत है और जुर्रत है कि वो अमेरिका को शटअप कहे? कोई भी नहीं है। इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि मैं आज आपको ये भी बताते चलूँ, मैं तो शायद ये बात बतानी मुनासिब लगे ना लगे, हम तो आलम इस्लाम से आपका सामने, आपकी इस मुअज़्ज़ज़ चैनल में और पाकिस्तान के और इंडिया के चैनल्स में मैंने कई बार, 1 साल से तो मेरा एक ही मुतालबा रहा कि जंग को रोका जाए, वहाँ के जो मासूम निहत्ते लोगों को बचाया जाए, वहाँ पे खुराक पहुँचाया जाए, पानी पहुँचाया जाए। अब मेरी ये तमाम मुतालबात मैंने रोक दिया। अब मेरा एक मुतालबा है आलमी इस्लाम से, वो ये है, कफ़ने बुझा दे, मेरी आवाम को कफ़ने बुझा दे, कफ़ने। क्योंकि मेरे आवाम के पास इस वक्त आप यकीन करें, आप मैंने जो बात की थी कि अगर मैं कहूँ आपको, इस वक्त गज़ा की गली गली में, हर रोड में आप जहाँ भी जाएंगे, आपको मेरी आवाम के, मेरे बच्चों के, हमारी ख़वातीन के लाशें रोडों पे पड़े हुए, इनको जानवर खा रहे हैं और कफन तक नहीं है उनको दफनाने के लिए। तो इसलिए कि आज आपकी इस मुअज़्ज़ज़ चैनल GNN के मुअज़्ज़ज़ चैनल्स की तवस्सुत से मैं अपील करता हूँ बतौर गज़ा के तर्जुमान उम्मती मुस्लिमा से कि आप लोग एक साथ से कुछ नहीं कर सके। ना जंग को रोकने में कामयाब हुए, ना आप लोग वहाँ पे बच्चों को, निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों को बचाने में कामयाब हुए, ना ही पानी का घूंट में बुझाने में भी कामयाब नहीं हुए आप।
तो अभी कफने बुझा दे। आज गज़ा का तर्जुमान आपसे यही मुतालबा कर रहा, और ये मुतालबा मेरी नहीं है। अब यकीन कीजिए शहजाद साहब, यकीन कीजिए मेरी आवाम के यही मुतालबा मुझे यही कहते हैं, जलाल आप एक मुसलमान मुल्क में बैठे, अल्लाह के वास्ता इनको कहें हमारे शुहदा के लाशों की बेहुरमती किया जा रहा है, इस ज़मीन पर पड़े हुए हैं, इनको कुत्ते और बिल्लियाँ खा रहे हैं, हमारे पास कफने नहीं है इनको दफनाने के लिए। जलाल भाई हमें कफने चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा कि इस वक्त अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, आप ट्रंप या कैमला हैरिस अगर जीतती हैं तो क्या समझते हैं कि कोई प्रेशर आएगा इसराइल के ऊपर इन दोनों में से जीतने का? आपकी नज़र में ये क्या है? सर देखिए, मैं एक अर्ज़ करूँ, अमेरिका चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो कैमला हैरिस हो, दोनों एक है सर। कोई इस अमेरिका हमारे लिए हमारी नज़र में एक ही है। इनकी पॉलिसी इसराइल और फ़लस्तीन के मुतालिक एक ही है। अब देखिए, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये लोग कुछ लोग बड़े खुशफहमी में रहते हैं कि ट्रंप आएगा तो शायद ट्रंप कुछ करेगा, कैमला हैरिस होगी तो कुछ करेगी। कोई नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप के चले थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप और इनका जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी भी नज़र डालते हैं, इन्होंने क्या किया इसराइल के साथ है, इसराइल के लिए क्या किया, सारी ज़िंदगी इन्होंने इसराइल की खिदमत की है। और सबसे बड़ा तोहफ़ा किसने दिया इसराइल को? रिपब्लिकन ने दिया। क्या दिया है? बैतुल मुक़द्दस अल-कुद्स को बतौर इसराइल का दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया था। साथ साथ इनको और भी तहाइफ दिए। वो क्या है? अरब ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात कायम करवाया, और भी इनका मज़ीद और भी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम कराने की इरादा था डोनाल्ड ट्रंप के। पहले ये तो बात हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के। अब कामला हैरिस तो और इनकी जो पार्टी है, जो बाइडन साहब है, ये सर शरीक है इस जेनोसाइड में, मेरे आवाम के कत्लेआम में इसराइल के साथ बिल्कुल शरीक है। अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ये इसराइल एक साल जंग नहीं कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में आज मैं आपको बताऊं और आपकी नज़रों को शहजाद साहब, अगर कोई ये समझता है कि ये पार्टी आएगा तो ये बेहतर होगा या ये पार्टी ये होगा, पॉसिबल नहीं है। इस अमेरिका का जो पॉलिसी है इसराइल के लिए वो एक ही है, एक ही रहेगा। हाँ, हो जलाल भाई, आखिरी बात, आप आलमे इस्लाम और मुसलमान ममालिक से क्या मुतालबा करते हैं? मेरा लास्ट क्वेश्चन। सर मैं कफ ने मुतालबा करो, क्योंकि मुतालबा एक साथ से करते करते थक गया हूँ। मैं मुतालबा क्या करूँगा सर? अब मैं मुतालबा करूँ तो शायद आप नशर ना भी करें। मैं कहूँ बस मुतालबा यही है हमारे आलम इस्लाम से कि अल्लाह के वास्ता हमारे कम से कम निहत्ते मासूम बच्चों को बचाया जाए। मैं तो जो जंगजू वहाँ पर मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मासूम जलाल भाई बच्चे मुसलमान हैं। हम एक ब्रेक चलते हैं, और ब्रेक से पहले मैं आपको क्या कहूँ, क्या बात करूँ आपसे। जलाल साहब कह रहे हैं हमें कफन चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। वो कफन मांग रहे हैं जलाल साहब। या अल्लाह, इसराइल, क्या कहूँ पैलेस्टीन पर, कोई कमेंट नहीं। हम चलते हैं एक ब्रेक पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद मैं आपको एक नई स्टोरी पर लेके आऊँगा नाज़रीन, और वो स्टोरी है फिल्म स्टार नरगस। इंटरनल स्टोरी क्या है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपको तीसरी स्टोरी अपनी नरगस के हवाले से देने जा रहा हूं, लेकिन एक बात फिक्रा क्या कि मैं फिर चलता हूं, अपने मेहमान का तारफ़ करवाता हूं। काश कि मैं आपको अभी दिखा सकता नाजरीन, जब मैंने सेकंड एपिसोड का इख्तिताम किया है और उस वक़्त मेरे साथ तर्जुमान गज़ा जलाल महमूद साहब थे। यकीन करें, जब मैंने ब्रेक ली है उसके बाद वो शख्स धाड़े मारकर उतर रहा है। वो सिर्फ आखिरी फिक्रा उसने मुझे ये कहा है कि खुदारा अगर पाकिस्तान में कुछ कर सकते हो तो कफन का बंदोबस्त कर दो, जानवर वहाँ लाशें खा रहे हैं। लेकिन मैं आपको तारफ़ करवाता हूँ, मेरे साथ अंडरवर्ल्ड क्राइम एक्सपर्ट, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, और जिनका नाम है नईम मुस्तफ़ा साहब। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि नईम मुस्तफ़ा साहब जब मैं जर्नलिज्म में आया था तब ये चीफ रिपोर्टर थे और मैं इनका रिपोर्टर रहा हूँ, और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि मैं नईम मुस्तफ़ा साहब के साथ एक प्रोग्राम में शरीक हूँ। बिस्मिल्लाह नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बहुत साहब? जी फाइन, अल्लाह के एहसान। नईम साहब, आपके बारे में अंडरवर्ल्ड क्राइम एक्सपर्ट की बड़ी धूमें मची हुई हैं। वैसे मैं भी आपको जानता हूँ, खबरें आपसे सीधी करवाता रहा हूँ, कौन नहीं आपको जानता। लेकिन आज जिस मकसद के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी वो है फिल्म स्टार
नरगिस नरगिस की फुटेज सोशल मीडिया पे चल रही है, टीवी पे चल रही है, तो मैं पई हुई है मार मार लवो लुआन कर दिया। यार असल कहानी क्या है, हुआ क्या है, क्यों मारा है नरगिस को, कुछ बताना पसंद करेंगे? बट साहब इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में जाऊँ ना, इसकी एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो शोबिस से मुतल्लिका फ़नकाराएँ और फ़नकार होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में इस तर्ज के नशेब व फराज आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। माजिद बशीर बतौर सब इंस्पेक्टर उसने शादी की थी नरगिस से। नरगिस को भी इस बात का इल्म था कि वो पुलिस वाला है। माजिद बशीर ये जानता था कि नरगिस रक्कासा है। फिर बीच में एपिसोड आ गया आबिद बॉक्सर वाला, उसका भी पता लग गया। जो नरगिस के साबिक शौहर थे जुबैर शाह, कहानी का आगाज इसमें से उनके बच्चे भी हैं जी, एक बेटी एक बेटा, अली मुर्तज़ा बेटा और मासूमा बेटी, ये दोनों कनाडा में हैं। ठीक। जुबैर शाह से इख्तलाफ हुआ नरगिस का, ठीक। वो उसे जान छुड़वाना चाहती थी, और जान छुड़वाने के लिए जब भी शोबिस की किसी खातून के जहन में ये बात बैठती है कि मैंने अपने शौहर से अलहदगी लेनी है, तो वो कोई तब प्रोटेक्टेड फील करती है जब वो किसी बाअसर शख्सियत के पास तगड़ा पहलवान है। तगड़ा पहलवान। उसने माजिद बशीर को तगड़ा पहलवान समझा, और माजिद बशीर की जो 2-3 बातें उसको पता थी, 2-3 नहीं इल्म थी। पहली बात उसके इल्म में ये थी कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, 4 बेटियां हैं इसकी। ये माजिद पता- बशीर की। माजिद बशीर। ठीक है शाह। उसने जुबैर शाह से तलाक के बाद, अलहदगी इख्तियार करने के बाद, माजिद बशीर से जो ब्याह रचाया, जुबैर शाह से उसकी जो है ना, जुबैर शाह से तो उसका मामला ख़त्म हो गया। लेकिन इसके साथ जो है ये मामला चलता रहा कि जी ये शादी के बाद क्या सिलसिला होगा। लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि माजिद बशीर जो है वो लाहौर में, वजह बता रहा हूँ कि आपने पूरा सीन पूछा है, कि माजिद बशीर के बारे में उसको ये इल्म होता है कि माजिद बशीर का ताल्लुक़ एक कुमारबाजी के बुक के, क्रिकेट की जो बुक है उसके एक नेटवर्क के साथ है। तो आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि बुक में वो पैसे हार गया और उसने पैसे डिमांड किए? नहीं नहीं नहीं, और इस बात पे झगड़ा हो गया? नहीं नहीं, क्या कहना चाह रहे सिर्फ सुन ले, पूरी बात सुन ले। माजिद बशीर का भाई जो हाशिर बशीर है, उसका ताल्लुक बुखातिर तक इंटरनेशनल बुकीज के साथ था, इंटरनेशनल बुकीज के साथ। जब उसका ख़ानदान जो है, 2018 में शादी हुई थी इसकी, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। 2018 में शादी हुई तो नरगिस को ये पता लग गया कि इसके ताल्लुकात जो हैं उस नेटवर्क से हैं। तो नरगिस के उसी दिन इख्तलाफ शुरू हो गया था, जिस दिन उसके इल्म में ये आया, जो बात उससे पोशीदा थी, शादी की बात उस पर वागुजार हो चुकी थी कि जी हाँ ये शादीशुदा है और 4 बेटियाँ हैं इसकी। लेकिन ये बात उसके लिए नई थी कि वो किसी तरह भी बुक वाले शख्स से, जुए के किसी शख्स से ये बात कर ले। अब माजिद बशीर साहब के बारे में ये पता लगता है उसको 2019-20 में कि माजिद साहब मार्केट में डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। पूरी बात कड़ियाँ मिलाएंगे तब समझ आएगी। सिर्फ ये कह देने से कि लेन देन का तनाज़ा था, ये लेन देन का तनाज़ा नहीं है। डिफॉल्टर हो गया जी नहीं, माजिद डिफॉल्ट बशीर, माजिद आपके बकौल। सुनो, डिफ़ॉल्टर था ना, उससे जब पहला इख्तलाफ होता है ये कनाडा चली जाती है अपनी बेटी और बेटे के पास जो पुरानी है। ये उससे जाके कहती है अपनी बेटी मासूमा से कि बेटे अपने बाबा से ये कहो, जुबैर शाह से जो इसका साबिक खामंद है, जुबैर शाह से ये कहो, उसको राज़ी करो कि वो मुझसे दोबारा निकाह कर ले। ठीक। ये 2019 की मैं वो बात बता रहा हूँ जो उसी वक्त मेरे इल्म में आई थी। ठीक। ये अब नहीं मैं बता रहा कि जी अब आप कहें जी मुकदमा दर्ज हो गया, तो मैं सूरत हाल उस वक्त की बता रहा और हूँ। ये बात माजिद को भी पता चल गई होगी। 100% पता, बाद में पता चलती है, बताता हूँ कैसे पता चलती है। ये जब नरगिस ये कहती टाइम की है, किल्लत है मेरे हाँ पास। बिल्कुल, नरगिस ये कहती है कि मुझे जो है ना, पॉडकास्ट नहीं है आपका, हाँ। को 12 मिनट का होगा। ये इसने कहा जी कि नरगिस ने कि जी बाप को राज़ी कर लो। जुबैर शाह ने इनकार कर दिया। ठीक। उसने कहा जी मैं इससे, वो तैयार नहीं हुआ, तो ये वापस आ जाती है। ये वापस आती है। उस वक्त माजिद 2 करोड़
35 लाख रुपए का मकरूज था, रिकॉर्ड पे बात बता रहा हूं आपको। ठीक। किसके थे पैसे? सखी सरवर, कैसर सनाउल्ला और काला बिल्लो के 50 लाख भी डाले। सास, इसकी सास, हाँ वो काला बिल्लो नरगिस की माँ है ना। 55 लाख रुपया, ओके। 55 लाख रुपया बिल्लो का। ये तीनों के पैसे थे। और उसके बाद क्या होता है कि ये कहते हैं जी कि मेरे आप मामलात जो हैं, यानी ही स्टिल डिफॉल्टर, वो अब नहीं नहीं ये नहीं, है। ये नहीं, आप सिर्फ क्या कहना चाह आप सुन रहे ले, सुन, डिफॉल्टर सुने ना। उन्होंने कहा जी कि जो पहले हमने पैसे दिए थे तेरे उतारे हैं, तो ये हम पैसा मजीद उतारें, कहाँ से लाएं? अब तो मैं वो काम भी नहीं कर रही जिससे मुझे इनकम होती थी। तो इसने कहा जी कि तुम ऐसा करो, एक प्लॉट है बरकी रोड पे। शाहजी पैसे नहीं है उसके पास, 9 कनाल की कोठी उसके पास बरकी रोड पे, इकबाल टाउन उसका प्लाजा है, 4 उसके कमर्शियल प्लाजे हैं। आप कहते हैं उसके पास पैसे नहीं है। नहीं, इनकम मैं कह रहा हूं इनकम नहीं हो रही। आप बात जरा समझने की कोशिश करें, इनकम नहीं हो रही, मैं तुम्हें कहां से ला के दूं? उसने कहा जी तुम इसको बेच दो, इस प्लाट को। जो प्लाट वहां इस वक्त बिल्लो बेगम के नाम पे है, ठीक है बिल्लो बेगम, सास उसकी नाम पे। अब 4 कनाल का बयाना माजिद बशीर साहब एक शख्स से पकड़ते हैं जो ताजिर है अकबरी मंडी का। बयाना पकड़ लेते हैं बगैर कागजात के। अब वो जोर लगाते हैं कि फौरी तौर पे कागजात जो है ना वो ला के दो ताकि मैं कमिटमेंट पूरी करूं। ये कागजात नहीं लेके आती, अपनी माँ के पास आती है, अपनी बहन। यानी कि वजह नात कागजात ना देने पर थप्पड़ो थपड़ी किया गया है। सुने, अगर ये बात दुरुस्त है तो मैं आपको सीधा लेके चलूंगा FIR की तरफ। शाहजी सुन ले, 7 दरखास्तें जाती हैं पुलिस को मुख्तलिफ कर्जदारों की तरफ से माजिद बशीर के खिलाफ। जो आपने सनाउल्लाह का नाम लिया पहले, महकमाना दरखास्तें नहीं, सखी सरवर की दरखास्तें भी हैं। ठीक, सखी सरवर की दरखास्तें भी आती हैं। इससे इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। वो माली तौर पे मुस्तहकम नहीं था और परेशानी का शिकार था, इख्तलाफात बढ़े। तो ये इस दौरान जो है ना पता ये लगता है जब ये उम्रा करके वापस आते हैं, इख्तलाफात बढ़े हुए थे और उसने कहा था 2 करोड़ 35 लाख का मैं मकरूज़ हूँ। इस दौरान एक फ़ोन आता है, माजिद बशीर फ़ोन लेके बाहर आता है। अब मैं आपका एक वजह बता रहा हूँ क्यों हुआ। माजिद बशीर लेके फ़ोन बाहर आता है, वो फ़ोन सुनता है। 5-7 मिनट बाद नरगिस वहाँ से इख्तलाफ चल रहे हैं, नरगिस उठ के अपने बेडरूम से बाहर आती है। तो वो फ़ोन छुपाने की, बंद करने की कोशिश करता है। नरगिस फ़ोन पकड़ लेती है। वो फ़ोन जो है, अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ हुआ क्या। वो फ़ोन जो है मरियम नामी एक खातून का था। मरियम वो खातून है जो एंकर हैं आफ्ताब इकबाल, उनकी साबिक एहलिया है। वो उसे फ़ोन सुनती है और फ़ोन जब वो देखती है कि फ़ोन उसका है, वो कहती तुमने ये बाज नहीं आ रहे तुम लोग, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खातर। एक तो तुम पैसों की डिमांड भी करते हो और साथ मरियम से गुफ्तगू भी करते हो। वो बात बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। आबदा उस्मानी उसकी वालदा मरियम की, वो भी शोबिस की, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, बहुत नामवर खातून है इस फील्ड की। ठीक, वो अदाकारा थी। उसके मरियम उससे भी बात कराती है, मामला चलता है और ये तय कर रहे होते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इस पे नाराज़ होती है, इसी बात पे झगड़ा होता है और वो झगड़ा बकौल नरगिस के मुझे माजिद बशीर कत्ल करने की कोशिश करता है। यानी कि FIR का मतन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि मुल्ज़म माजिद बशीर ने चैम्बर मार लिया और पिस्तौल ऊपर रख के कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो क्या कौन सी दफा बनी फिर? 324, 506 मिला के उसने इसीलिए की है। थप्पड़ मारे वो हमारे तो शाहजी FIR में तो मैंने 506 पढ़ी है, लेकिन लगनी 324 चाहिए थी। अगर फायर करते नहीं, अगर फायर नहीं, अगर फायर इक़दाम कत्ल होता तब अगर फायर हो जाता, ये जो रिजल्ट आएगा ना वो 337 F1 F2 F3 F6, ये बाद में 337 वाली ऐड हो जाएगी, ईजाद होगी दफ़ा। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझें, फ़िलहाल कि ये जब फ़ोन से यकीन हो जाता है कि ये मामला है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब उसको इख्तलाफ बढ़ता है, मारपीट करता है। शाहजी मेरा लास्ट मिनट है, आप मुझे ये बताएं नरगिस की पूरी स्टोरी का वाइंड अप क्या देख रहे हैं, अब क्या होगा मेरा नाज़रीन को एक अहम इन्फॉर्मेशन की आपके पास बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बता रहा हूँ अब आपके नाज़रीन के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन। ये फौरी तौर पे फ़ोन करती है अपने बेटे अली मुर्तज़ा को। अली मुर्तज़ा को फ़ोन करती कनाडा और रोती है, पीटती है। अली मुर्तज़ा कहता पता नहीं क्या हो गया, क्या मामला बन गया। वो वहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने फ़ोन करता है
और उसे कहता है जी कि ये मामला हो गया। सफारत खाना पाकिस्तान का कनाडा में, वो यहाँ फ़ोन करता है एसपी को, डीएसपी को, रब्ता करते हैं, वजारत दाखिला से रब्ता होता है, वजारत खारजा से रब्ता होता है। उसके बाद खुरम अपने मामू को फ़ोन करता है, और मामू का नाम है मुर्तज़ा जो है, मामू को फ़ोन करता है खुरम इदरीस भट्टी को, और मामू से कहता है कि मामा के साथ ये मामला हो गया। वो यहाँ से 15 पे कॉल करता है, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है 15 पे कॉल के बाद, तो बेल देती है, माजिद बशीर बाहर आता है। बाहर आके वो कहता है कि जनाब यहाँ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये तो हमें कॉल आई है। उसने कहा जनाब किसी ने गलत कॉल कर दी है। वो वापस, सब इंस्पेक्टर आता है थाने का, डिफेंस सी का, वो वापस चला जाता है। वो वापस जाता है, वो अपनी मामा को फ़ोन करता है दोबारा मुर्तज़ा, और कहता है कि क्या हुआ मामा। उसने कहा कोई नहीं आया, अभी तो कोई नहीं आया। वो फिर वहाँ फ़ोन करता है सफारत खाने को, सफारत खाना वाले फिर यहाँ डंडा करते हैं और सख्ती करते हैं। सख्ती के बाद क्या होता है कि फिर पुलिस की गाड़ियाँ भागती आती हैं, एसपी डीएसपी सारे लोग आते हैं, और फिर वो ये कहते हैं, पहले तो फेक कॉल कह दिया ना, फिर वो कहते हैं हाँ जी ये वाक़या हुआ था। फिर नरगिस का बयान होता है, नरगिस अपने घर जाती है, माँ और नरगिस राज़ी नहीं होती। 1 घंटे तक इसकी वालदा यानी सास माजिद की और बहन और भाई ये सारे कोशिश करते हैं कि इसको राज़ी कर ले एफआईआर पे। वो कहती है कि मैं राज़ी नहीं होना चाहती, मैं नहीं करूँगी एफआईआर। बेटे से और बेटी से बात कराते हैं, वो कहती है मामा अब बात ख़त्म हो चुकी है, अब आपको हर कानूनी एक्शन करना चाहिए। तब वो एफआईआर की तहरीर देती है। कह रहे हैं किबला मोहतरम इंतहाई मुसवा साहब के फिर एफआईआर हो गई। देखना नाज़रीन ये है कि नरगिस को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि जो तशद्दुद की तस्वीर मैंने देखी है वो बहुत भयानक खौफनाक तस्वीर थी। ताहम मेरी जीएनएन की स्क्रीन जो है वो माजिद बशीर के लिए भी हाजिर है, नरगिस के हस्बैंड के लिए। एक जुमला कह दूं? जी शाह एक जी। जुमला, ये तो जख्मी हुई है ना, क्या नादरा, नैना, मारवी, समीना, इनके कातिलों को सजा हो गई? दुरुस्त कह रहे हैं नहीं मुसवा शोबिज साहब के मैंने पहला जुमला कहा था कि शोबिज के ताल्लुक रखने वाले फनकार जितने भी हैं, जितने एक्सपर्टीज आप ढूंढ लें, उनमें से मुझे एक शख्स दिखा दें जिसका कातिल पकड़ा गया हो, उसको सजा मिली हो। 20-20, 25-25 नाम आए, बाद सच्चे थे बाद झूठे थे। आज तक सफाई मिसल पे प्रोग्राम एक का भी नहीं वक्त है। खत्म हो गया है। कल फिर हम हाजिर होंगे। आज मेरे साथ मेरे भाई अकबर बाजवा नहीं थे, लेकिन कल अकबर बाजवा इंशाल्लाह मेरे साथ होंगे, और उम्मीद है इन नरगिस को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अब इमरान खान का नया पाकिस्तान नहीं, शहबाज शरीफ का नया पाकिस्तान है। तो देखते हैं शहबाज शरीफ और सीएम पंजाब मरियम नवाज नरगिस के लिए क्या करती हैं। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।